एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू लॉ वाला चैनल। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, और आप सभी का स्वागत करती हूं कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर। ये मेरा पहला लेक्चर होने वाला है, लेकिन इसके बाद से जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। उसके बाद हम आज के लेक्चर में हॉप ऑन करेंगे। देखिए, हमारे हर वीक क्लासेस होने वाली हैं कॉन्सेप्ट सीरीज में, जो मैं अपने पार्ट के बारे में बताऊं, और मैं आपके साथ बेस्ट ऑफ 2023 कवर करने वाली हूं। यानी कि हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट रहे, जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा जुडिशरी का पर्टिकुलर लॉ के ऊपर या पूरे समाज के ऊपर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो, स्पेसिफिकली ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि ये टारगेट कर रही है आपके कॉन्सेप्ट को, और लॉ के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, और ये बेस्ट ऑफ 2023 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लैंडमार्क जजमेंट्स जो लास्ट ईयर रहे। देखिए, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम फोकस लास्ट ईयर पे क्यों है। देखिए, हम अगर सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स का किसी भी लॉ के ऊपर क्या स्टैंड है, अगर हम इसको जाने, देखिए हम जानते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है, हम जानते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन या क्लास लेजिस्लेशन वहां पे प्रोहिबिटेड है, बट उसका एप्लीकेशन कोर्ट कैसे कर रहा है, किन किन केसों में उसको अप्लाई किया जा रहा है, या आर्टिकल 32 का कैसे यूज हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर सीरीज हमने अलाइन करी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रीसेंट ट्रेंड क्या है ये भी आप जानो। जैसे आप देख रहे हैं विजय सर आपको करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए, कि आपने एक लैंडमार्क केस डाल दिया और एक आपने रीसेंट केस डाल दिया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन दिस नोट लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। आज हम लोग कुछ देखेंगे, बहुत ही ब्रीफली हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2023 के बेस्ट जजमेंट। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं, वी विल जस्ट सी ब्रीफली, हम उसको समझेंगे, पॉइंट वाइज हम समझेंगे और देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डोमिसाइल रिजर्वेशन से रिलेटेड। डोमिसाइल रिजर्वेशन कांट बी होलसेल रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस वीना वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी गवर्नमेंट को कहा कि आप 75% जो डोमिसाइल कोटा दे रहे हैं बीएड सीट्स के अंदर, उसको आप काइंडली रिव्यू करिए। और 2 रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ रेजिडेंस इज परमिसिबल, यानी कि एमपी के अंदर जितने भी एमपी रेजिडेंट्स हैं उनको अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो वो परमिसिबल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन रिजर्वेशन अगर आप 75%, 100 में से 75% अगर आप कर रहे हो, ये एक होलसेल रिजर्वेशन है, यानी कि 100 में 75 अगर रिजर्व्ड ही हो गया तो नॉर्मल या जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्या छोड़ा आपने, which has been held in Pradeep Jain to be unconstitutional। प्रदीप जैन के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, होलसेल रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीना वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था डोमिसाइल रिजर्वेशन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और केस देखेंगे, लैंडमार्क केस कौशल किशोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, और ये ऐसा केस है जो सदियों तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिंदा रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये केस है, मिनिस्टर्स की लायबिलिटी के ऊपर केस है, और कितना हद तक की फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है मिनिस्टर्स को, इससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 19 टच होता है, आर्टिकल 21 टच होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 1921 कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 की मेजॉरिटी से ये बात भी इसी केस में क्लियर करी थी। हम जानते हैं आर्टिकल 12 हमें दिया गया, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। पार्ट 3 पूरा 12 से 35 हम पढ़ते जाते हैं। अरे मैम, इसको हम किसके अगेंस्ट इन्फोर्स करेंगे? ये स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होता है। लेकिन कौशल किशोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होती हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्स करा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस केस में कहा गया नो वन कैन बी पेनलाइज्ड, नो वन कैन बी पेनलाइज्ड for holding an opinion which is not in conformity with the constitutional values। अगर आपने कोई ऐसा रिमार्क, अगर आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट पास किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है, तो ऐसा नहीं है सबको हम जो है हिरासत में ले लेंगे या सबको हम पकड़ लेंगे। यस, द पर्सन कैन बी क्रिटिसाइज, उसको क्रिटिसाइज जरूर किया जा सकता है। मिनिस्टर स्पीच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। अगर ये ऑफिसर्स बोल रहे हैं और किसी भी पर्सन को हार्म कर रहा है, उसकी डिग्निटी को टच कर रहा है, यही हुआ था कौशल किशोर के केस में। रेप विक्टिम थी, उसकी मदर के साथ ये गंदा हीनियस क्राइम हुआ था और उसके बाद उससे उसके डिग्निटी को टच करने वाले कुछ स्टेटमेंट्स किए गए थे, जिसके बाद से ये केस में बहुत सारी चीजें डिसाइड करी गई। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर डज नॉट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पीएम है उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पीएम साहब की, नहीं कहा जा सकता। बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट से दैट। Minister's statement in official capacity cannot be vicariously attributed to the government। ऐसा नहीं है कि इस मिनिस्टर ने कुछ कहा है या इस मिनिस्टर ने कुछ कहा है और इसकी वजह से आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, ये नहीं कहा जा सकता। ये कौशल किशोर के केस में कह दिया गया। चलिए आगे आ जाइए। फ्लोर टेस्ट से रिलेटेड देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें उथल पुथल रही और फ्लोर टेस्ट इससे बहुत बड़ा एक इशू रहा इस पर्टिकुलर पूरी सिचुएशन में। फ्लोर टेस्ट के पॉइंट पे बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा द डिसीजन टू कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मटेरियल। अगर आप फ्लोर टेस्ट के लिए कह रहे हैं तो ये मटेरियल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि कुछ सार हो, कुछ सारांश हो, कुछ मटेरियल हो, कुछ तो सब्सटेंस हो जिसके वजह से आप कहें कि भाई फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए। और रीजंस होने चाहिए which are relevant reasons and germane to the exercise of the discretion and not extraneous to it। यानी कि आप अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर रहे हो और ये रेलेवेंट रीजंस होने चाहिए। ये कहा गवर्नर शुड नॉट यूज दैट डिस्क्रिशनरी पावर टू डिस्टेबलाइज और डिस्प्लेस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो सरकार को वोट दे के इलेक्ट किया गया है, गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को इस प्रकार से यूज ना करे कि आप उसको आर्बिट्री वे में हटवा लें या आप उसका कोई लूप होल निकाल के उसको हटवा लें। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया कि जो डिस्क्रिशन गवर्नर के अंदर को दिया गया है फ्लोर टेस्ट के लिए, ये अनफेटर्ड है। ये अनफेटर्ड नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट या अनरिस्ट्रिक्टेड है। उसको सर्कमस्पेक्शन यानी कि पूरा फेरबदल, मतलब फेरबदल क्या मतलब, एक तरह से आप उसका पूरा एक जायजा करिए, रिक्वायरमेंट हो तब कहिए। और बहुत सारी चीजें इसमें कही गई। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है जो अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करता है। दिस बीइंग द केस द गवर्नर मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स ऑफ द पावर जो उसके अंदर वेस्टेड है। सुभाष देसाई का दोस्तों ये केस था। और कुछ कहा गया यहाँ पे देखिए, ही कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर दैट इज नॉट कन्फर्ड। आपको जो पावर नहीं दी गई वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गवर्नर को बहुत ही मतलब उसके तार तार करे गए थे सुभाष देसाई के केस में। The power of the governor to act without aid and advice of the council of ministers, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है, ये आप हर बार नहीं कर सकते हैं। The exercise of such power has ramifications on parliamentary democracy, उसका impact, उसका असर पड़ता है। Hence the ambit of exercise of such power by the governor must be calibrated to meet exigencies of situation, जहाँ पे governor satisfied on the basis of objective material। मतलब आप इतना समझ लीजिए, सुभाष देसाई के केस में कहा गया कि गवर्नर अगर एक्ट कर रहा है, अगर गवर्नर डिसाइड कर रहा है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले तो उसको पूरा जायजा लेना है, क्या सच में रिक्वायरमेंट है। आपको रीजंस पता होने चाहिए कि आप क्यों फ्लोर टेस्ट के लिए कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना उनकी मंजूरी के या बिना मर्जी के आप कह दो फ्लोर टेस्ट के लिए। आपके पास पावर है, लेकिन ये अनरिस्ट्रिक्टेड या अनफेटर्ड पावर नहीं है। ये इस केस में कहा गया। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट केस देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, जल्लीकट्टू से रिलेटेड बहुत ही बड़ा चेंज आया था। और जल्लीकट्टू आप जानते हैं साउथ में फेस्टिवल है, साउथ में बुल टेमिंग स्पोर्ट है।
जो बंद कर दिया, जिसमें बैन लगा दिया गया था। पेटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरे सिचुएशन में। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर करा कि नहीं, ये इनके वैल्यूज के अंदर, साउथ में जहाँ पे ये फेस्टिवल जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, वहां पे उनकी वैल्यूज में, उनके कल्चर में इंडेटेड है, ये उसी के अंदर एम्बेडेड है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेट अमेंडमेंट जो किया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट बाय द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और अलाउ किया, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से अलाउ किया गया था कंडक्ट ऑफ एनिमल स्पोर्ट्स लाइक जालिकट्टू, कंबाला, बुल कार्ट रेसिंग इन दीज रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये जो अमेंडमेंट पास किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के 2014 के बैन के बाद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस नागराजा के केस में दीज लॉज कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज कलरेबल लेजिस्लेशंस एंड दैट द स्टेट लेजिस्लेचर हैड द लेजिस्लेटिव पावर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये पावर ही नहीं थी, ये अमेंडमेंट किए जा सकते थे, ये लॉज पास किए गए थे, वो ठीक थे, और यहाँ पे अपहेल्ड किया गया इन अमेंडमेंट्स को, ठीक है। और इसका ये बताया गया कि 7 शेड्यूल की एंट्री 17 लिस्ट 3 के अंदर ये पावर थी। These amendments do not go contrary to the ratio of the judgment in Nagaraja's case, जो इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड के केस में कहा गया। These laws cure the defects pointed out by the judgment in Nagaraja। तो ये कहा गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जलीकट्टू या जितने भी स्पोर्ट्स हैं, साउथ के स्पोर्ट्स, उनको यहाँ पे अलाउ किया गया। और यहाँ पे ये नहीं कि उन्होंने पिछले जजमेंट को ओवररूल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने ये कहा है कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए, जो भी लॉज पास किए गए हैं, वो करेक्ट है, वो वैलिड है, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं टू दी प्रीवियस जजमेंट जो पास किया गया था नागराजा के केस में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, कलरेबल लेजिस्लेशन की भी बात करी गई। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या कहता है? व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। तो ये हो रहा था कि भाई ये क्या इनके पास पावर थी भी अमेंडमेंट्स या चेंजेस या लॉज पास करने की? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि ये कलरेबल लेजिस्लेशन के अंदर आएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इफेक्ट क्या रहा? द इफेक्ट ऑफ दीज लॉज इज टू मिनिमाइज द पेन एंड सफरिंग कॉज टू द एनिमल्स। अमेंडमेंट्स हैविंग रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी फॉल्टेड। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएगा स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये हुआ है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस IACS, ये स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है, ऐसा कहा गया आर्टिकल 12 में। सो ये कहा गया IACS आंसर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केस है पूषण माजुमदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आप कैसे देखते हो आर्टिकल 12 के अंदर कोई स्टेट की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसके लिए मैंने बहुत सारे केसेस आपको बताए हुए। RD शेट्टी का केस है, मैंने इजिस्डिम जेनरिस का प्रिंसिपल आपको बताया है, उज्जम बाई का केस है, शांता बाई का केस है, RD शेट्टी का केस है, प्रदीप कुमार विश्वास का केस है, अजय हासिया का केस है। तो आर्टिकल 12 आपका रेडी होना चाहिए बिल्कुल। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 से रिलेटेड तो हम जान ही रहे। अब यहाँ पे कहा है क्या नॉन ट्राइबल के पास राइट होता है? क्या एक नॉन ट्राइबल के पास ये राइट है कि वो एक शेड्यूल्ड एरिया में सेटल डाउन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आदिवासी फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है किसी भी पार्ट में इंडिया की टेरिटरी में। हाउएवर बाय मेकिंग अ लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट सेट फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 5 है वो आपके फ्रीडम जो है रिसाइड एंड सेटल करने का, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, आपके पास राइट है, हर सिटीजन के पास राइट है कि वो रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है पूरे भारत में कहीं पे भी। बट
ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. Therefore, we reject the argument that non-tribals have no right to settle down in a scheduled area. आदिवासी का केस है, देख लीजिएगा इसको. आगे आइए. आर्टिकल 19 क्लॉज 2. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कितने रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है? कई रिस्ट्रिक्शंस उसके अंदर दिए गए, ध्यान रखिएगा. चलिए, तो यहां पे बात हो रही है द नॉन रिन्यूअल ऑफ परमिशन टू ऑपरेट अ मीडिया चैनल इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस विच कैन ओनली बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स विच आर गिवन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2. यहां पे कहा गया कि अगर किसी भी मीडिया चैनल को अगर यहाँ पे उनका नॉन रिन्यूअल हो रहा है, यानी कि उनका परमिशन, उनके लाइसेंस का नॉन मना किया जा रहा है कि हम रिन्यू नहीं करेंगे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के द्वारा किसी भी मीडिया चैनल को, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर इंट्रिंसिक है या ये इम्प्लाइडली मेंशन्ड है, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का जो रिस्ट्रिक्शन बात कर रहे हैं हम. ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रीजंस फॉर डिनाइंग अ सिक्योरिटी क्लियरेंस टू MBL. ठीक है, अब यहाँ पे आप XX भी कर सकते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है. डिनाइंग अ सिक्योरिटी क्लियरेंस दैट इज इट इज अलेजेड anti-establishment stance and the alleged link of the shareholders to रिस्पेक्टिव जो भी जिससे भी उनका लिंक है, हमें भी इससे भी मतलब नहीं है, आर नॉट लेजिटिमेट पर्पस फॉर द रिस्ट्रिक्शन. ये लेजिटिमेट पर्पस नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करें ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर. In any event, there was no material to demonstrate any link of the shareholders. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इस केस के अंदर लिंक की बात करी जा रही है तो वो लिंक देखने को नहीं मिला है. राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे कहा गया द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंश्योर जस्टिस जो आप कर रहे हो, जस्टिस ऐसा नहीं है कि जस्टिस सिर्फ करी जा रही है. सो यहाँ पे जस्टिस इज सीन to be done as well. It is not only done but also seen to be done as well. A reasoned order is one of the fundamental requirements of fair administration. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज रही है. ये केस मैं आपको यहाँ पे चैट में मेंशन कर दूंगी, ये आप देख लीजिएगा. बट यहाँ पे आप देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है. चलिए आगे आ जाइए. आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 पे यहाँ पे देखिएगा सीआरपीसी का सेक्शन 173(8) फर्दर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पे कहा गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज मेयरली अ कंटिन्यूएशन. कहा ये कंटिन्यूएशन है अर्लियर इन्वेस्टिगेशन का. फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पिछली इन्वेस्टिगेशन उसका कंटिन्यूएशन है. हेंस इट कैन नॉट बी सेड, ये नहीं कहा जा सकता कि जो अक्यूज्ड है उनको 2 बार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. आर्टिकल 20 और आर्टिकल 173 सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 सीआरपीसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केस है. इसमें यहाँ पे कहा गया कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का क्लॉज दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि अक्यूज पर्सन ये कह सकता है कि भाई हमें दूसरी बार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो पिछली इन्वेस्टिगेशन का ही कंटिन्यूएशन होता है. ये वर्ड यूज किया गया है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी पुट एट पार, इसको हम इक्वल नहीं रख सकते विद प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट सो एज टू फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी वुड देयरफॉर नॉट बी एप्लीकेबल टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे अक्यूज का प्ली ये था कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ये क्लियरली स्टेट करता है कि किसी को भी प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जाएगा ट्वाइस, यानी कि नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कहाँ पे हम फिर से आपको वो प्रोसिक्यूट या पनिश कर रहे हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 के अंदर अगर हो रहा है तो क्या आप इसको इक्वलाइज कर रहे हैं विद प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा ये इससे मतलब नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है ये कंटिन्यूएशन ही है आपके पिछले इन्वेस्टिगेशन का. चलिए दोस्तों आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल 21 से रिलेटेड. आर्टिकल 21 से रिलेटेड राइट टू हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट केस है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता का. यहाँ पे कहा गया द राइट टू हेल्थ ये इंट्रिंसिक एलिमेंट है राइट टू लाइफ का अंडर आर्टिकल 21 और ये एंजॉय किया जाता है अपने सभी डाइवर्स एलिमेंट्स में. राइट टू लाइफ जब भी हम पढ़ते हैं, लाइफ जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि इट इज नॉट लिविंग लाइक एन एनिमल, तो ये इट इज नॉट मियरली अ एनिमल एग्जिस्टेंस.
ये भी कहा जाता है। जब भी हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, हम हर एक शब्द को डिटेल में पढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे फिर से कही गई कि हर डाइवर्स एलिमेंट्स को हम यहाँ पे एन्जॉय करें, मस्ट बी बेस्ड ऑन रोबस्ट कंडीशंस ऑफ हेल्थ। देयर हैज़ बीन अ सीरियस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन, जो अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज के थ्रू जाती हैं। उस पॉइंट पे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता का लैंडमार्क केस आया। चलिए आगे आ जाइए। एक और केस हम जानते हैं, अरुणा शॉनबॉक की पूरी हिस्ट्री हम देख चुके हैं, मैंने क्लियरली कवर भी किया हुआ है कई बार आर्टिकल 21 के अंदर। कॉमन कॉज का लैंडमार्क जजमेंट, इसको आपको याद रखना है। हम इसको मिला के पढ़ते हैं राइट टू डाई के साथ। राइट टू डाई के साथ हम मिला के पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि यूथनेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया को हम दो पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड करते हैं, पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क होता है? एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया में ये डिफरेंस होता है कि जब भी कोई भी पर्सन कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से गुजर रहा होता है, तो एक्टिव यूथनेशिया के अंदर उसको ऐसा एक ड्रग दिया जाता है कि उसकी जल्दी डेथ हो जाए, जल्दी डेथ कॉज हो जाए। वहीं पे पैसिव यूथनेशिया के अंदर उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने वाली दवाई या लाइफ सपोर्ट जो है वो रोक दिया जाता है। उसी से रिलेटेड ये केस था सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक्चुअली जो प्रोसीजर है लिविंग विल एडवांस डायरेक्टिव बाय मॉडिफाइंग द जजमेंट रिपोर्टेड इन कॉमन कॉज, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अब यहाँ पे ये एक पिटिशन फाइल एप्लीकेशन एक्चुअली फाइल किया गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया था इस केस में, कॉमन कॉज के केस में। बस आप यही समझिएगा कि यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था, लीगल कर दिया गया था किसको? यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया में। अब आपको अगर पूछा जाए कि एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है इंडिया में, तो आपका जवाब होगा नेगेटिव में, नहीं, एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में नहीं अलाउड है। बट यस, पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगेन कौशल किशोर के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी to affirmatively protect the rights of a person under Article 21 even against a threat to the liberty of a citizen by the acts or omissions of another citizen or private agency। इसी पॉइंट पे हमें पता लगता है कि आर्टिकल 21 जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल होगा। ये देखिए, अनदर सिटीजन्स और प्राइवेट इंडिविजुअल, ये इसमें कहा गया। चलिए आगे आ जाइए, आर्टिकल 25 से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, दाऊदी बोहरा से रिलेटेड, इवन अज्यूमिंग दैट द एक्स कम्युनिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी इज ऑलवेज मेड ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, हमेशा रिलीजियस ग्राउंड्स पे इनके एक्स कम्युनिकेशंस होते हैं। द इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ on the person excommunicated needs to be considered in the context of justiciable constitutional rights. The excommunication will have many civic consequences which will prima facie affect his fundamental right to live with dignity and right to lead a meaningful life guaranteed under Article 21. Therefore, question is whether the said right of the community to excommunicate its members can be balanced with the other fundamental rights under Part 3 of the Constitution. ये दाऊदी बोरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसके बारे में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिफोर गोइंग इनटू द केस हम इसकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हम अगर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी पढ़ के आइएगा और इस केस को हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे देखिए जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है, आर्टिकल 32, 226 और 227, जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। कहा गया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंटरफेयरिंग विद द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डिसप्रपोर्शनेट, कि ये डिसप्रपोर्शनेट थी। द पनिशमेंट शुड नॉट बी मेयरली डिसप्रपोर्शनेट बट शुड ऑल्सो बी स्ट्राइकिंगली मतलब बहुत तगड़ी तरीके से डिसप्रपोर्शनेट होने चाहिए। अगर जुडिशियल रिव्यू हो रहा है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, तो जब जुडिशियल रिव्यू होता है और पनिशमेंट से इंटरफेरेंस होता है जुडिशियल रिव्यू में, जब जुडिशियल रिव्यू करके आप यहाँ पे डिसमिसल हुआ है किसी पर्सन का, जब किसी पर्सन का डिसमिसल हुआ है और जब जुडिशरी एंटर करती है इस चीज को चेक करने के लिए क्या रीजन था डिसमिसल का, तो यहाँ पे तभी हो सकता है, सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं कि पनिशमेंट जो थी वो डिसप्रपोर्शनेट थी।
ठीक है, डिसमिसल जो था वो डिस्प्रपोर्शनेट था। पनिशमेंट यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट या डिसमिसल डिस्प्रपोर्शनेट नहीं, लेकिन बहुत तगड़ी तरीके से स्ट्राइकिंगली डिस्प्रपोर्शनेट होना चाहिए। ओनली इन एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे हमें साफ-साफ दिख रहा है, जो परवर्सिटी है या इर्रेशनैलिटी है, तभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इवन इन अ केस वेयर द पनिशमेंट इज फाउंड टू बी डिस्प्रपोर्शनेट टू द मिसकंडक्ट कमिटेड, कि भाई मिसकंडक्ट किसी पर्सन से हुआ, डिसमिस कर दिया गया उसको, लेकिन डिसमिसल जो था वो डिस्प्रपोर्शनेट था, उसने इतना सा काम किया गलती और उसको डिसमिस ही कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या कहा गया, अगर डिस्प्रपोर्शनेट है to the misconduct committed and proved the matter is to be remitted to the disciplinary authority for imposing appropriate punishment penalty which such is the prerogative of the disciplinary authority। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुनील कुमार का केस था 2023 का, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंगली डिस्प्रपोर्शनेट हो तभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वरना अगर इतनी तगड़ी तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है कि आपने मान के चलिए कोई ऐसा एक्ट किया जिससे आपका डिसमिसल हो सकता है और आपको नहीं डिसमिस किया गया, एक तो ये बात होगी। या मान के चलिए, ये कहिए कि अगर मान के चलिए आपने अपनी वाइफ के साथ कोई वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस किया या आपने दहेज की डिमांड करी, तो आपको डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस कर दिया जाएगा, ऐसा कोई रूल है। तो मान के चलिए अगर उस ग्राउंड पे आपको डिसमिस करा जा रहा है तो ये प्रपोर्शनेट कहलाएगा। बट मान के चलिए अगर आपने शादी करी और सिर्फ आपकी एक लड़ाई हुई, आपकी पत्नी आपके ऑफिस आ गई और ऐसे पे अगर आपको डिसमिस कर दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये डिसप्रपोर्शनेट होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है तभी हो पाएगा जब आपका डिसमिसल स्ट्राइकिंगली डिसप्रपोर्शनेट है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी चीज के लिए आपको डिसमिस कर दिया गया, आप सुप्रीम नहीं, आपको बहुत ही मतलब मान के लिए माइन्यूट सी चीज अगर है और तब आपको डिसमिसल करा जा रहा है, जब आपका डिसमिसल हो रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू तभी कर पाएगा। ये यहाँ पे इस केस में कहा गया। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 32 पे दोस्तों हम आएंगे, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, केस देखिएगा, शिल्पा शैलेश का केस, बहुत लैंडमार्क केस है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पार्टी शुड नॉट बी परमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टीज को यहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल करें आर्टिकल 32 के अंदर, और फॉर दैट मैटर अंडर आर्टिकल 226 बिफोर द हाई कोर्ट एंड सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ये जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का पूरा जो थ्योरम है, ये बस ये कहता है कि आपकी शादी हुई भी है और आप पति पत्नी के बीच के जो भी बॉन्ड्स हैं, जो भी रिश्ते हैं, जो भी तार हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पूरी तरीके से उलझ चुके हैं कि अब आप एक साथ रह ही नहीं सकते हो। और अगर अब आपको साथ रहने के लिए कहा जाएगा तो वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए गलत हो जाएगा। यही यहाँ पे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें कही, आर्टिकल 142 के अंदर अपनी पावर को यूज़ किया, अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे देखिएगा, एम के बालाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। यहाँ पे रेलवे टिकट से रिलेटेड एक पूरा जजमेंट आया है। प्ली टू रिस्टोर कंसेशन, रिस्टोरेशन ऑफ कंसेशन इन रेलवे टिकट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कैन नॉट एंटरटेन द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द मैटर इन्वॉल्व द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द रेलवेज। कहा ये तो रेलवे डिसाइड करेगा, ये रेलवे पॉलिसी बनाता है कि हम कितना मुआवजा दे रहे हैं, कितना कंसेशन दे रहे हैं लोगों को। सीनियर सिटीजन्स की बात कर लीजिए या जो आपके एमपीज एमएलएज हैं, ये रेलवेज डिसाइड करते हैं वेदर टू रिस्टोर द रेलवे कंसेशन टू सीनियर सिटीजन्स एज डन, जो पहले होता था ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अ वेलफेयर स्टेट। द मैटर इन्वॉल्विंग अ फिस्कल इशू इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिट को इशू करे। द पिटिशनर सीक्स एंड इट इज फॉर द गवर्नमेंट कि सरकार इसके ऊपर एक कॉल ले, रेलवे इसके ऊपर एक कॉल ले, कीपिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा कि सरकार इसके ऊपर डिसीजन ले, बेटर देन कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिट इशू करे या मैंडेमस इशू करे कि भाई आप डिसाइड करिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं केस। देखिएगा, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है और ये है आपकी मैरिजेबल एज से रिलेटेड। तो एज जो है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आपकी एज ऑफ कंसेंट और दूसरी है आपकी एज ऑफ मैरिज। ठीक है,
अब मैरिज की एज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज। ठीक, कंसेंट हमारा पॉक्सो से गवर्न होता है, हम सब जानते हैं ये पॉक्सो से गवर्न होता है। अब पॉक्सो के अंदर क्या चेंज किया गया भाई, पॉक्सो के अंदर चेंज ये किया गया कि पहले 16 साल था, अब एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 साल कर दिया गया है, एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 इयर्स कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 18 इयर्स आपने एज ऑफ कंसेंट कर दिया है, क्या अभी ये आपको लगता है कि जो भी लड़कियां हैं या जो भी रिश्ते होते हैं आजकल के समाज के अंदर, जो अफेयर्स होते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिश्ते होते हैं, क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लड़का लड़के को प्रोसिक्यूट करना ठीक है? अगर किसी भी इंटीमेट मतलब मान के चलिए आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, अब उनका रिश्ता आगे बढ़ गया, एक हद से आगे बढ़ गया, जब वो चीजें हाथ से निकल गई, तो जब लड़की के पेरेंट्स लड़के को प्रोसिक्यूट करते हैं तो लड़के को बंद करना क्या ठीक है या नहीं? ये मैं नहीं, ये क्रिटिक्स का कहना है, ये मीडिया का कहना है, ये लॉ मेकर्स का कहना है, सबका कहना है। दूसरी बात हम करेंगे, ये तो चलिए हम इससे अभी कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे मैरिज से कंसर्न है। इसको देखिएगा, अब मैरिज की बात करी जाए तो हिंदू लॉ यहाँ पे 18 और 21 की बात करता है, मुस्लिम लॉ तो एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करता है, यानी कि 15+। ठीक, प्यूबर्टी की बात करता है। इसी मैरिजेबल एज को इक्वल करने की बात करी जा रही है कि ये लड़का लड़की में किस चीज का भेदभाव है ना। तो या तो फिर आपको ये ध्यान देना चाहिए था जब आपने लेजिस्लेट किया था कि भाई आपको मैरिजेबल जो एज है वो मेल्स और फीमेल्स की अलग करनी ही नहीं चाहिए थी, यही इशू है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये पावर नहीं यूज कर सकते हैं, कैन नॉट इशू अ मैंडेमस। हम पार्लियामेंट से काम कराने के लिए ये थोड़ा ना कह सकते हैं, या हम आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर थोड़ा ना एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम पार्लियामेंट से कहें कि आप एक लॉ पास करिए। भाई ये होने लगे तब तो हो चुका काम। तो अभी एटलीस्ट जुडिशरी जो है वो एक रिस्पेक्ट होल्ड करे हुए है, जो पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो हमारे कंट्री के अंदर, जुडिशरी, जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये बैलेंस बना हुआ है एंड द जुडिशरी अपहोल्ड्स इट। यही चीज यहाँ पे कहा कि हम मैंडेमस नहीं इशू कर सकते कि आप लेजिस्लेट करिए या ना लेजिस्लेट करिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू लेजिस्लेट इज इंटरेस्टेड टू द पार्लियामेंट और एज द केस में भी द स्टेट लेजिस्लेटर अंडर आर्टिकल 245 246। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया कि हम विमेन की एज इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये काम उनका है। यही चीज ध्यान रखिएगा सेम सेक्स मैरिज के केस में भी कही कि अगर वहां पे चेंज करना है आपके स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, आप हमसे क्यों कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि हम नहीं कर सकते ये चीज। तो ये चलिए आगे आ जाइए। अब देखिएगा करण गर्ग का केस है, करण गर्ग का केस है, कुछ ही बच रहे हैं आप। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया पिटिशन एंटरटेन करने के लिए विच वाज सीकिंग अ फ्रेमवर्क विच वुड अलाउ सिटीजन टू पिटिशन डायरेक्टली टू दी पार्लियामेंट। तो एक फ्रेमवर्क था सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया कि सिटीजन्स को डायरेक्टली जो भी उनकी ग्रीवांसेस है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट तक पहुंचाने का ये हक होना चाहिए है। द रिलीफ्स विच हैव बीन सॉट फॉल एक्सक्लूसिवली विद द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हम 32 में इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास पावर है और ये उनका डोमेन है, इसको करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। एक और केस देखेंगे हम लोग, एक और केस देखेंगे। केस है एना मैथ्यूज का, केस है दोस्तों एना मैथ्यूज का, एना मैथ्यूज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहा गया वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे सर्शोररी हम इशू नहीं कर सकते जैसे अभी हमने मैंडेमस का देखा था, क्वॉशिंग द रिकमेंडेशन और मैंडेमस कॉलिंग अप द कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडर हिज डिसीजन। कहा यहाँ पे हम सर्शोररी इशू नहीं कर सकते क्वॉश करने के लिए द रिकमेंडेशन, और मैंडेमस नहीं इशू कर सकते कि हम कोलिजियम को यहाँ पे बुला लें। It would amount to evaluating and substituting the decision of the collegium with individual or personal opinion on the suitability and merits of the person। तो हम लोगों की मर्जी से हम कोलिजियम को चैलेंज कर रहे हैं या कोलिजियम को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको क्वॉश कर रहे हैं जो उन्होंने कहा, तो ये ठीक नहीं होगा। यही एना मैथ्यूज के केस में कहा।
और लास्टली एक केस दोस्तों हम और देखेंगे। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें भी हम केसेस देखेंगे और थोड़ा डिटेल में दोस्तों जाएंगे। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड राना अय्यूब का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन 3, द इशू ऑफ टेरिटोरियल jurisdiction cannot be decided in a writ petition, especially when there is a serious factual dispute about the places of the commission of offense. ये जो क्वेश्चन है शुड बी रेज बाय द पिटिशनर बिफोर द स्पेशल कोर्ट सिंस एन आंसर टू द सेम वुड डिपेंड अपॉन द एविडेंस। तो ये कुछ पॉइंट रेज किए गए थे, राना अय्यूब का केस था। और इसी पॉइंट पे दोस्तों हम आज का लेक्चर तो एंड करते हैं, बट सी यू नेक्स्ट वीक। आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी यहीं पे लॉ वाला चैनल पे, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट 2 करेंगे, थोड़ा और डिटेल्ड होगा। ये हमारा एक तरह से आप ओरिएंटेशन ही समझ लीजिए, यानी ब्रीफली हमने कुछ केसेस देखे। नेक्स्ट में हम और डिटेल में देखेंगे और सारे केसेस देखेंगे ताकि आपकी आंसर राइटिंग बेटर हो पाए। तो बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा या नहीं, और क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गाइस, टेक केयर एंड अलविदा।